Hello guys, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. प्राय आप लोग का एक कंप्लेन रहता है कि न्यूमेरिकल्स कम बताई जा रही है, इस दोष को दूर किया जा रहा है। लेकिन न्यूमेरिकल्स बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातों की ओर ले चलूंगा। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाई गई है उस टॉपिक को सही तरीकों से बार बार वीडियो को देखें। आप दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फोकस होके उसके सूत्र को समझें। और जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के समय आप न्यूमेरिकल्स को बार बार पढ़ें, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद यह विजुअलाइज करें कि कौन से सूत्र का इस्तेमाल सही तरीकों से किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज एक रूप के ही हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि हमें कौन से फॉर्मूला लगा के मान को सही तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि जिसका मान निकालना उसके यूनिट के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लिखे गए हैं। समय को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, समय को वेस्ट नहीं करने के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख दिया है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं और बताऊंगा आपको। तो इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 12 वोल्ट की कार बैटरी से चलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। बल्ब कितनी धारा लेगा और इसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ये चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल्स है। तो 12 वोल्ट यहां दिया हुआ क्या क्या है, V बराबर 12 वोल्ट और P बराबर 60 वाट। तो जैसा कि आपको पता है कि P बराबर VI, इससे आप I का मान निकालेंगे P बाय V। तो P का मान आपका दिया हुआ 60 वाट और V का मान 12, तो 12×5 = 60, 5 एम्पियर। तो करंट तो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि बल्ब कितनी धारा लेगा, ये तो हो गया, लेकिन इसके तंतु का प्रतिरोध भी आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि P बराबर V²/R, इससे अगर हम R का मान निकालें तो V²/P और V का मान दिया हुआ है कितना, 12 × 12 और P का मान 60, तो 12×5 = 60 और इसको डिवाइड करेंगे 2.4, अर्थात 2.4। आपने देखा कितनी सतर्कता से हम लोग करंट का भी मान निकाल दिए और प्रतिरोध के भी मान निकाल दिए। अब दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। यदि दो बल्ब जिनकी शक्ति, अर्थात पहले की शक्ति दी गई है 60 वाट और दूसरे की शक्ति दी गई है 40 वाट और इन्हें किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, पहले बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 बराबर जैसा कि आपको पता है V²/P1 अर्थात V²/60। क्योंकि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में हमें सबसे पहला प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है। तो R1 का मान निकाल दी और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, तो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध क्या है, R2 बराबर V²/P2 और V² का मान V² और P2 का मान हम लोग 40 रखेंगे। अब देखिए, चूंकि यह श्रेणी क्रम में संयोजन है तो श्रेणी क्रम क्या होगा, 1/ श्रेणी क्रम का प्रतिरोध है तो R बराबर R1 + R2। इसका मतलब ये हो गया कि R = V²/60 प्लस V²/40। अब हम इसको सोल्व करते हैं। R = V² को कॉमन, 1/60 प्लस 1/40, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 240 या 120, यहां से हो जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 3, R बराबर
इसका मतलब v स्क्वायर बाय आर इक्वल टू कितना 120/5 24 और v स्क्वायर बाय आर ही हमारा p है तो p इक्वल टू 24 वाट। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इन दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी सम्मिलित शक्ति 24 वाट होगी। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स है 100 ओम के तार को खींचकर, अर्थात ये मोटा तार है, पतले तार में बदला जाता है जिससे उसकी लंबाई क्या हो गई दोगुनी हो गई। तो नए तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, जो प्रतिरोध है वह 100 ओम है और लंबाई जो है वह क्या है दुगनी हो गई। लंबाई उसकी दुगनी, प्रारंभिक तार की लंबाई की दुगनी हो जाती है तार को खींचने के बाद। तो जब लंबाई दुगनी होगी तो जाहिर सी बात है एरिया हमारा पहले की एरिया की आधी हो गई। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए यह एक मोटा तार है। इस मोटे तार को जब खींचा जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी जितनी एरिया होगी वह, अगर लंबाई खींचकर इसको दोगुना कर दिया जाएगा तो एरिया आधी हो जाती है। लंबाई बढ़ाएंगे, जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उतनी एरिया डिक्रीज करेगी। तो लंबाई दुगनी तो एरिया आधी। तो जाहिर सी बात है नया प्रतिरोध कितना, नया प्रतिरोध आर डैश बराबर रो एल डैश बाय ए डैश। चूंकि मैंने बताया था आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला इस प्रकार से। अब देखिए यहां जो आर का मान आपको दिया हुआ है इसमें आप मान बैठाइए, रो एल डैश का मान 12 और ए डैश का मान a बाई 2, अर्थात ये 2 ऊपर जाएगा 4 रो एल बाय ए। और रो एल बाय ए का मान कितना, रो एल बाय ए जो है वह आर के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अब क्या है आपका मान हो गया आर डैश इक्वल टू 4 इंटू आर, और 4 और आर का मान कितना 100, इसका मतलब 400 ओम। तो नए तार का प्रतिरोध क्या हो गया 400 ओम। अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, किसी प्लैटिनम तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसको हम लोग R0 बराबर 3.0, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो R100 बराबर 3.75। इसके बाद अज्ञात ताप पर प्रतिरोध कह रहा है, इसका मतलब अज्ञात ताप नहीं जानते हैं तो 3.15 है। तो अब अज्ञात ताप का मान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि T बराबर अज्ञात ताप जिसको कहते हैं RT माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके आधार पर अगर हम वैल्यू रखें तो क्या होगा, RT का मान 3.15 और माइनस 3.0 बाय R100 का मान 3.75 माइनस 3.0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0.15 और 0.75 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिसमल आओ, 15 पचे 75 और 20 पचे 100। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपका जो नया ताप है, अज्ञात ताप है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये जो फॉर्मूला उठ के आया है, ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का सूत्र है जो कि मैंने बताया है आपको। अब आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगले न्यूमेरिकल्स को बता रहा हूं। ठीक। अब पांचवा प्रश्न आप देखिए, एक विद्युत मोटर 50 वोल्ट के निवेश पर कार्य करती है। इसका मतलब है कि निवेशित वोल्टेजता
आपकी दी गई है 50 वोल्ट और यह 12 एम्पियर की धारा लेती है और यदि मोटर 150 वाट की यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है, इसका मतलब हो गया कि निवेशी शक्ति जैसा कि आपको पता है कि V इंटू आई, तो V का मान 50 और I का मान 12 अर्थात 600 वाट। तो निवेशी शक्ति दी गई है 600 वाट और इसको P आप इनपुट भी कह सकते हैं। अब आउटपुट पावर कितना दिया? आउटपुट पावर दिया हो 150 वाट। ये हो गया हमारा निर्गत शक्ति। अब क्या है? तो कह रहा है दक्षता बराबर निवेशी शक्ति बाय निर्गत शक्ति क्या हो जाएगा? गुणे 100%। तो निवेशी शक्ति का मान दिया हुआ है आपका 600 वाट और ये 150। निर्गत शक्ति आपका 150 सॉरी निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुने 100%। इसको पहले नोट कर लिया जाए। निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, तो निर्गत शक्ति हो गया आपका 150 और निवेशी शक्ति हो गया आपका 600 इंटू 100%। यहां से 2 जीरो 1 जीरो कैंसिल, यहां से आके आपका हो गया 150 बटे 6 या 25 छक्का 150 25%। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से दक्षता का हम लोग मान निकालें। तो दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुने 100%। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए 6 क्वेश्चन हम लोग देखें। एक मकान में 220 वोल्ट पर निम्न उपकरण कार्य करते हैं। 10 बल्ब प्रत्येक 60 वाट का, 3 पंखे प्रत्येक 40 वाट का, 1 हीटर 5 एम्पियर धारा लेने वाला, 0.5 HP की एक मोटर। इसका उपयोग 5 घंटे प्रतिदिन किया जाता है। तो एक माह में कुल व्यय ऊर्जा और 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत मूल्य क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहली बात कि बल्ब की शक्ति, तो बल्ब की शक्ति कितनी हो गई? एक बल्ब का 60, बल्ब प्रत्येक का 60 है तो 60 गुने 10, तो यहां 10 बल्ब की शक्ति, 10 बल्बों की शक्ति हो गया 600 वाट। इसके बाद कह रहा है कि 3 पंखे प्रत्येक 40 वाट, तो 3 पंखों की शक्ति, 3 पंखों की शक्ति, इसका मतलब हो गया 3 गुने 40 वाट अर्थात 120 वाट। इसका मतलब अब कह रहा है कि 5 एम्पियर धारा लेने वाला हीटर, तो एक हीटर की शक्ति, और हीटर की शक्ति का मतलब कितना? V स्क्वायर बाय, या चूंकि शक्ति की बात हो रही तो V इंटू आई, 220 और गुने 5, क्योंकि यहां दिया हुआ 220 वोल्ट, इसको सोल्व करेंगे तो 1100 वाट। अब 0.5 HP की एक मोटर है, तो मोटर की शक्ति का मतलब हो गया कि 0.5 HP है तो इंटू 746, और इसको हटाएंगे तो 10 से, और ये हो गया 373, और इसका मतलब 373 5 दूनी 10, 373 वाट। अब देखिए यहां से कि आप
कि परिपथ में जो जो उपकरण लगे हुए सबकी शक्ति हमने निकाल लिया। अब आप कहेंगे कुल व्यय शक्ति, कितना खर्च हो रहा है शक्ति में। तो पहला 600, 120, 1100 और 373 वाट। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, तो हो गया कितना आपके पास 3, 7 2 9, 6 1 7 1 8, 3 11 और 1 1 2, 2193 वाट। फिर से देखा जाए 6 3 9 973 और 10 1093, 1 1193 और 1 2193। बिल्कुल सही बात। अब कह रहा है कि इसका उपयोग 5 घंटे प्रतिदिन किया जाता है। तो देखिए यहां से 5 घंटे में व्यय ऊर्जा, इसका मतलब 2193 गुने 5। अब हो गया वाट घंटा, जैसे गुना के वाट घंटा। अब इसके बाद कह रहा है कि 1 माह में, तो 1 माह में व्यय ऊर्जा कितना 2193 गुने 5 गुने 30, ये हो गया वाट घंटा। और चूंकि आपको पता है, मैंने बताया भी होगा कि बीओटी यूनिट, जब भी हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और वह किलोवाट घंटा में होती है। तो अभी तो वाट घंटा, तो इसको किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करते हैं। 150 किलोवाट घंटा में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 1 वाट बराबर 1/1000, ये हो गया किलोवाट घंटा। 1 0 1 0 हमारे कैंसिल हो गए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2193 को 15 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आप। 5 तिहाई 15 है ना, और 9 5 45, 1 46 और 21 5 105, 4 109 और 2193। 5 6 3 9 9 9 18, 1 2 2 1 3, 328। इतना इसका मतलब हो गया, इसका वैल्यू हो गया 328.95 किलोवाट घंटा। इसका मतलब हो गया 328.95 यूनिट। अब देखिए यहां से इतना मान आपके आ गए, इसको हम लोग मिटा लें, इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें। अब देखिए कह रहा है कि 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत मूल्य। तो यहां निकालते हैं हम लोग 1 यूनिट का खर्च 3 रुपया, तो 328.95 यूनिट का खर्च कितना हो जाए 328.95 इंटू 3 कितना हो गया 5 15, 9 27, 1 28, 7 में 2, 8 24 और 2 26, 32 96, 1 97, अर्थात 976 रुपया 85 पैसा आपके वैल्यू हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर मकान में डिफरेंट आपके इक्विपमेंट लगे हुए हैं और सबके अलग अलग शक्ति हो, तो हम लोग प्रति यूनिट की दर से 1 माह में कुल व्यय ऊर्जा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 15 9 27 1 28, 8 24 25 26, 2 2 6 2 8, सॉरी 986.85 रुपीज। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और आगे मैं फिर न्यूमेरिकल बताऊंगा। हेलो गाइस, आई एम संजीव, यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। आज मैं चैप्टर 5 का फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। ये फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम है क्या? इसको समझने के लिए सबसे पहला आपको जानना पड़ेगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। यह एक प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस बतलाने से भी पहले मैं थोड़ी चर्चा करता हूं विद्युत अपघटन। मैंने बताया भी होगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि ऐसा द्रव जिससे होकर जब धारा प्रवाहित की जाए तो उसकी संरचना में परिवर्तन होता है।
जैसे शुद्ध जल एक थोड़ा वैद्युत अपघट्य है, कम वैद्युत अपघट्य होता है, जबकि उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की मिला दी जाए तो वह एक अच्छा वैद्युत अपघट्य होता है। तो मैं वैद्युत अपघटन को बतला रहा हूं आपको। किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर वैद्युत अपघट्य के घटक संपूर्ण रूप से एकत्रित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। फिर से समझिए कि किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोडों पर वैद्युत अपघट्य के घटक का उपस्थित होना वैद्युत अपघटन कहलाता है। अब देखिए फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम क्या है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के संबंध में माइकल फैराडे ने 1826 ईस्वी में अपने कई प्रायोगिक अध्ययन के फलस्वरूप दो नियम का प्रतिपादन किया। पहला नियम फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहलाता है, दूसरा फैराडे के विद्युत अपघटन का सेकंड नियम कहलाता है। तो फर्स्ट नियम की बात करते हैं। यह नियम है क्या? इस नियम के अनुसार किसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, अर्थात वैद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान वैद्युत अपघट्य में संपूर्ण आवेश का समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, किसी वैद्युत अपघट्य में जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उस अपघट्य में प्रवाहित संपूर्ण आवेश का समानुपाती होता है। मान लेते हैं कि विद्युत अपघट्य से आई धारा प्रवाहित होती है। चूंकि विद्युत अपघटन होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आई धारा प्रवाहित होती है और यह आई धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है और इसमें इलेक्ट्रोनों पर मुक्त होने वाले जो द्रव्यमान है पदार्थों के वह स्मॉल m होती है। तो इसका मतलब है कि m समानुपाती कैपिटल Q, अर्थात विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान वैद्युत अपघट्य से प्रवाहित होने वाले संपूर्ण आवेश के समानुपाती होता है। अब देखिए m बराबर ZQ। अब ये Z क्या मैं अभी चर्चा करता हूं। यह ZQ का मान IT, Z को मुक्त होने वाले पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये Z क्या हो गया? मुक्त हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और इससे सूचित किससे करते हैं? ECE से, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखिए यह एक नियतांक होता है। अब इसके आधार पर अगर Z की बात करें m/IT। अब देखिए m द्रव्यमान और IT आवेश। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान और वैद्युत अपघट्य से प्रवाहित संपूर्ण आवेश का एक अनुपात होता है। अब देखिए राशि अदिश और इसका SI मात्रक किलोग्राम
प्रति कूलम, या इसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति कूलम। यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक प्रत्येक तत्व के लिए इसका मान अलग अलग होता है। जैसे चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.118 गुने 10⁻6 किलोग्राम प्रति कूलम होता है। इससे यह पता चलता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम बता रहा हूं। इसके पहले आपने देख लिया कि M बराबर ZIT और Z बराबर M/IT, या इसी को M/Q भी कहते हैं। और मैंने यह भी बताया आपको कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.118 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम प्रति कूलम होता है। अब देखिए, अगर हम I का मान 1 एम्पियर ले लें और T का मान 1 सेकेंड ले लें, तो क्या होगा? तो किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो वैद्युत अपघट्ट में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड प्रवाहित होने पर मुक्त होती है। फिर से सुनिए, किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का वह द्रव्यमान है कि वैद्युत अपघट्ट में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित 1 सेकेंड तक करने पर मुक्त होती है। यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा है। अब फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या है? तो फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है कि यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित होती हो, तो मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसके संगत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय में प्रवाहित होती है, तो मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान उसके संगत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, अर्थात M समानुपाती। अब इसको हम लोग E कह दें, रासायनिक तुल्यांक M समानुपाती E। अब देखिए, या हम इसको M1/M2 बराबर E1/E2 कह सकते हैं। मान लेते हैं दो विभिन्न वैद्युत अपघट्य हैं जिनमें इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो द्रव्यमान है, एक का M1 दूसरा का M2, और उनके संगत रासायनिक तुल्यांक एक का E1 दूसरे के E2। अब देखिए, चूंकि M1 बराबर Z1/IT, ये पहले वैद्युत अपघट्य की बात, और M2 बराबर Z2/I2, ये दूसरे वैद्युत अपघट्य की बात। अब यहां से Z1/IT बटे Z2/I2 हम लिख सकते हैं किसके बराबर? M1/M2 के बराबर। तो IT कैंसिल, अर्थात M1/M2 बराबर Z1/Z2। इससे आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, M1/M2 का मान आप लिख सकते हैं Z1/Z2 बराबर E1/E2। और यही क्रिया हम अगर आगे बढ़ाते चले जाएं तो E1/Z1 बराबर E2/Z2
और ये और आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक स्थिति आएगी ई बाई जेड बराबर नियतांक एफ। इससे यह पता चलता है कि वैद्युत अपघट्य के रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे फैराडे नियतांक कहते हैं। फैराडे नियतांक कहते हैं। और फैराडे नियतांक किससे सूचित करते हैं? एफ से। यहां ई रासायनिक तुल्यांक और जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है और इसी का अनुपात फैराडे नियतांक होता है। और एक फैराडे नियतांक बराबर 9.65 गुने 10⁻7 कूलाम प्रति तुल्यांकी भार, या आप यो भी कह सकते हैं 96,500 कूलाम प्रति ग्राम तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार होता है। तो ये फैराडे के विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो ये हमारा हो गया फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। अब आप इसे या तो नोट कर सकते हैं या आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का नियम बताता हूं। सबसे पहली बात कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। कहता है जब किसी चालक तार को आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है और जब चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या है कि जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा और इस धारा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो इनके अनियमित कंपन होते हैं और अनियमित कंपन के फलस्वरूप इनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। इसकी विस्तृत चर्चा अगले फिर कभी की जाएगी। अभी इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। फिर भी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपने समझा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं विद्युत बल्ब, सोल्डर, आपके हीटर, विद्युत आयरन, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बेस्ट एग्जाम्पल है। अब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के संबंध में जूल ने नियम दिया जिसे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का नियम कहते हैं। इन्होंने 3 नियम दिया। जैसा कि आपको पता है कि H बराबर I² RT, ये पहले भी इसकी चर्चा की गई थी। और तो H बराबर I² RT जो है यह विद्युत ऊर्जा के संबंध को रिलेट करता है। तो जूल ने जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का नियम दिया वो फर्स्ट नियम दिया धारा का नियम। धारा का नियम उसने बताया कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध नियत हो और प्रवाहित होने वाली धारा का समय नियत हो तो उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होती है प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के। यहां क्या होगा कि प्रतिरोध और समय नियत होते हैं। अर्थात यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध और प्रवाहित होने वाली धारा के समय को नियत किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसे हम लोग धारा का नियम कहते हैं। तो ये हो गया जूल के उसमें प्रभाव का नियम का पहला। दूसरा है
इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम क्या है? तो कहता है कि यदि धारा नियत और समय भी नियत लिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती, अर्थात H समानुपाती R। यहां क्या हो जाएगा? यहां आपका I और T नियत होते हैं। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और समय को नियत रखा जाए तो चालक से उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और तीसरा नियम जिसे समय का नियम कहा जाता है, समय का नियम कहता है कि यदि धारा और प्रतिरोध दोनों नियत रखा जाए तो उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होती है, अर्थात H समानुपाती T, जहां I और R नियत होते हैं। और यही तीनों नियम जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम कहलाता है। अब अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वह इन्हीं सभी से न्यूमेरिकल का वीडियो मिलेगा। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आई एम संजय। यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। अभी मैं आपको चैप्टर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में बताऊंगा। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है? किसी भी जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के वितरण के संबंध में किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। यह किरचॉफ का नियम दो नियमों को समाहित करता है, अर्थात प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग संधि का नियम कहते हैं और इसे धारा का नियम भी कहते हैं। धारा का नियम भी कहते हैं और इसे खुले परिपथ और बंद परिपथ का भी नियम कहते हैं, क्योंकि यह नियम दोनों परिपथों में काम करता है, खुले परिपथ में भी और बंद परिपथ में। अब यह नियम है क्या? तो किसी भी विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, अर्थात संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। इसका यह मतलब हुआ कि समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। अब देखिए, इसे समझने के लिए मैं 5 चालक लूंगा। ये देखिए, ये 5 चालक आपके पास है। पहले चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो I1, दूसरे चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो I2, तीसरे चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो I3, चौथे चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I4 और पांचवें चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I5।
अर्थात, और ये हमारा संधि है जिसको जंक्शन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, तो इसे एक चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कहता है संधि की ओर जो भी धाराएं आएंगी वो हमेशा धनात्मक होंगी, और संधि से जो भी धाराएं दूर जाएगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। तो यहां आप पिक्चर में देखें कि I1 संधि की ओर और I2 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, क्योंकि इनके तीर के निशान संधि की ओर बता रहे हैं। और I3 भी संधि की ओर आने वाली धारा है, लेकिन I4 संधि से दूर जा रही है और I5 संधि से दूर जा रही है। इसका यह मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 और प्लस माइनस I5 बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। इसका यह मतलब हुआ कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। तो यह नियम किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, और इसमें खास बातें यह है कि यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि संधि पर ना तो आवेश का संचय होता है और ना ही आवेश को हटाया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है और संधि पर ना आवेश का संचय होता है और ना ही आवेश को हटाया जाता है। दूसरा कि समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 होता है, और तीसरा कि यह नियम बंद परिपथ और खुले परिपथ दोनों परिपथों में लागू होता है। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा नियम, देखिए दूसरा नियम क्या है? सेकेंड लॉ क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम सिर्फ और सिर्फ बंद परिपथ के लिए लागू होता है, इसीलिए इसे क्लोज्ड मेश लॉ कहते हैं। यह नियम बंद पास का नियम कहलाता है। बंद पास का नियम, इस नियम को वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, बंद पास का नियम, वोल्टता का नियम कहा जाता है। अब देखिए इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पासों में अर्थात उनके भागों में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। इसका यह मतलब हुआ कि समेशन ऑफ I इंटू आर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंद परिपथ के विभिन्न भाग, एक पिक्चर यहां दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से समझिए कि इसमें 4 भाग हैं, 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात 4 चालक जुड़े हुए हैं और ये बंद परिपथ। तो इस बंद परिपथ में जितने भी धाराएं इसके प्रत्येक भागों से प्रवाहित हो रही है, वह धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको मैं विस्तृत रूप से समझाता हूं।
कि माना के 5 भाग यहां जुड़े हुए हैं इस बंद परिपथ में। पहले भाग से I1 इसके प्रतिरोध R1 और इसके विद्युत वाहक बल E1। दूसरे भाग का प्रतिरोध R2 और प्रवाहित धारा I2। तीसरे भाग का प्रतिरोध R3 और धारा I3। चौथे भाग का प्रतिरोध R4 और धारा I4 तथा इसके विद्युत वाहक बल को E2 माना जाता है। और पांचवें भाग का प्रतिरोध R5 और धारा I5 लिया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं, और इसको समझने के लिए पहले आप ये जानें कि इसके भी कुछ परिपाटी है। इसमें क्या होता है कि दक्षिणावर्ती दिशा में अगर धारा के परिमाण को पॉजिटिव लिया जाए तो इसके विपरीत में हमें इसके मान को निगेटिव लिया जाएगा। फिर से सुनिए, यदि दक्षिणावर्ती दिशा में धारा के मान को धनात्मक लिया जाए तो इसके विपरीत दिशा में इसके मान को ऋणात्मक लिया जाता है। अर्थात आप देखिए कि समेशन ऑफ IR बराबर, अर्थात धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का मान कैसे निकलेगा। अगर मैं इसको मानता हूं इधर से चलने का, तो देखिए I1 इंटू R1, तीर का निशान बता रहा है। फिर इधर चलते हैं तो प्लस I2 R2, फिर इधर चलते हैं तो प्लस I3 R3। अब फिर हमें चलना पड़ेगा ऐसे करके फिर ऐसे, लेकिन तीर का निशान जस्ट विपरीत बता रहा है तो माइनस I4 R4। और फिर हमको इधर चलना है तो लेकिन तीर का निशान जस्ट अपोजिट बता रहा है तो माइनस I5 और R5। ये धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हुआ। अब विद्युत वाहक बल का समेशन क्या होगा, यहां से देखिए E1 इस डायरेक्शन में चलेगा तो प्लस E1, फिर हम लोग इधर से चलेंगे लेकिन ये विपरीत दिशा को इंडिकेट कर रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे माइनस E2। और जैसा कि नियम आपको बता रहा है कि समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E, अर्थात I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 माइनस I5 R5 बराबर E1 माइनस E2। इसमें आपने देखा कि यह ऊर्जा को बतला रहा है, इसलिए यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है और इसमें समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E होता है और यह सिर्फ और सिर्फ बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो आपने किरचॉफ के प्रथम नियम को देखा, किरचॉफ के दूसरे नियम को देखा, और इसी नियम का प्रयोग अगला टॉपिक जो आएगा आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु में, इन दोनों नियमों का हम लोग पालन करेंगे। अगला वीडियो के लिए आप शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।